हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण पर आधारित और भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये 11 क्वेश्चन उन 15 क्वेश्चन से भी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ये पहला कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये कथन 2 है। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन सही में दिया, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और एक दोनों नहीं। चौथा ऑप्शन क्या दिया, दोनों नहीं, मतलब बताना इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ये कथन पूरी तरह से सही है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। इसी वजह से जब हम समीकरणों को संतुलित करते हैं तो दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ जो परमाणुओं की संख्या होती है, किसी तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर करते हैं। अगर इधर हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं तो उधर भी हाइड्रोजन के उतने परमाणु होने चाहिए। इधर कार्बन के जितने परमाणु हैं उधर कार्बन के उतने ही परमाणु होने चाहिए। तो जब एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदला तभी तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रखी जाती है। इसका मतलब पहला कथन पूर्णतः सही है। दूसरे कथन में कह रहा है अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक के जो अणु होते हैं उसमें पदार्थ के जो परमाणु होंगे उनके बीच बंध बना होता है, तो वे बंध टूटते हैं और फिर से नए बंध बनते हैं परमाणुओं के बीच, जिसके वजह से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये कथन भी पूरी तरह से सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे जहां 1 और 2 दोनों लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑक्सीकरण के कारण चांदी पर काली और तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। ये कथन 1 है। फिर दूसरा कथन दिया है इसके प्रभाव से बचाने के लिए, मतलब ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या फिर दोनों ही असत्य हैं? ये हमें पहचानना है। पहले में करा ऑक्सीकरण के कारण चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। हमने पढ़ा है संक्षारण में कि जब धातुओं का ऑक्सीकरण होता है तो उन पर क्या होती है, परत चढ़ जाती है। क्या होती है, परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, विभिन्न यौगिकों की परत बन जाती है। किसी में ऑक्साइड का बनता है, किसी में सल्फाइड का बनता है। जैसे सिल्वर का दिया तो सिल्वर क्या करता है, जो सिल्वर क्या है वो सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सल्फाइड का निर्माण कर लेता है। सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है उसके ऊपर, जो कि किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। तो ये पहला कथन भी सही है। और दूसरा कथन कह रहा है इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में N2 गैस भरी जाती है। हमने ये भी पढ़ा है रेंसिडिटी में, यानी विकृत गंधिता में पढ़ा है कि अगर जो खाने वाली पदार्थ हैं जैसे चिप्स हो गया, इनके पैकेट में नाइट्रोजन भर दिया जाता है या हीलियम भर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और जो पदार्थ होगा यानी खाने की जो चीजें होंगी वो खराब हो जाएंगी, उनका स्वाद और उनकी गंध खराब हो जाएगी। तो उससे खराब होने से बचाने के लिए हमें उसका ऑक्सीकरण रोकना है। इस वजह से वहां पे एक निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, तो नाइट्रोजन या हीलियम हम लोग भर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों सही दिख रहे हैं, तो सी के साथ यहाँ भी जाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कथन 1 ये गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना नहीं कहते। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, मतलब कथन 1 है गलत। कथन 1 क्या है, ये गलत दिया हुआ है। फिर दूसरे में कह रहा है बुझे हुए चूने के विलयन से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उस कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन से दीवार पर क्या करते हैं, पुताई करते हैं या सफेदी करते हैं। तो क्या लिखा है, 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, परत बन जाती है, जिससे दीवार क्या होता है, मजबूत हो जाता है, उस पर सफेद परत बन जाती है। कैल्शियम किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की।
इस अभिक्रिया को अगर देखें तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया इसमें होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से दीवार मजबूत हो जाती है। तो ये कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, केवल 2 ही सत्य है, पहला गलत है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है श्वसन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। श्वसन क्या होता है? श्वसन में जो भी हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं फेफड़े के द्वारा, वो ऑक्सीजन गैस जो पचा हुआ भोजन होगा जो कि मुख्यतः ग्लूकोज के रूप में होता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, उसका दहन कराता है या ऑक्सीकरण कराता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब ऊर्जा अगर बन रही है यानी ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, उष्माक्षेपी देखेंगे क्या ऑप्शन में है, तो है उष्माक्षेपी सी ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन सही है। श्वसन की जो अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज यानी कि पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उष्मा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन की अभिक्रिया से कार्बोनिल क्लोराइड का बनना कौन सी अभिक्रिया है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया कराया गया Cl2 से, कार्बन मोनोऑक्साइड का कराया गया Cl2 से, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसकी अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से, तो बनता है COCl2 जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन, संयोजन, विस्थापन या चौथा ऑप्शन कुछ भी हो। वियोजन, उसके बाद संयोजन, विस्थापन, 3 ऑप्शन दिया, तीनों में से पहचान है, वियोजन है, संयोजन है या फिर विस्थापन है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 अभिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, दोनों मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। और जब 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया नाम देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालना है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया, इसमें आयरन डालते हैं, लोहे का बुरादा, लोहे का टुकड़ा डालते हैं, तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है, यानी FeSO4 और प्लस क्या बनता है? कॉपर मुक्त हो जाता है। ये अभिक्रिया होती है। तो पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन, योगात्मक, वियोजन, द्विविस्थापन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, उसके जगह पे क्या आ गया? आयरन आ गया। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन ने विस्थापित कर दिया, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक की जगह पे दूसरा आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? 4 अभिक्रियाएं दी गई, इसमें पहचानना कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। द्विविस्थापन क्या होगा? जिसमें विस्थापन 2 बार हुआ होगा, प्रतिस्थापन 2 बार हुआ होगा। तो पहचानते हैं AgNO3 NaCl, AgCl NO3, यहाँ पे दिख रहा है Ag की जगह पर Na आ गया, Na की जगह पे Ag आ गया, द्विविस्थापन है। NH4Cl से बन रहा है NH3 और HCl, NH4Cl टूट रहा है NH3 और HCl में, तो ये हमारा द्विविस्थापन नहीं है, ये वियोजन अभिक्रिया है। तो पूछ रहा था कौन सा द्विविस्थापन नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसे हो जाएगा, क्योंकि ये द्विविस्थापन नहीं है, ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है? इसमें Y में Y की जगह पे होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब फेरिक क्लोराइड और की अभिक्रिया H2S से कराते हैं, फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, तो फेरस क्लोराइड H2SO4 HCl बनता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? H2S होगा। इसको याद रखेंगे अभिक्रिया को कि यहाँ पर H2S की अभिक्रिया कराते हैं जब फेरिक क्लोराइड से, तभी फेरस क्लोराइड बनता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, FeCl2 फेरस क्लोराइड है, तो H2S से अभिक्रिया कराई जाती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो अभिक्रिया, ऑप्शन दिया संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, और चौथा ऑप्शन लिख सकते हैं अत्यधिक धीमी होती है। चार ऑप्शन है आपके पास। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं, देखिए अभिक्रिया क्यों क्या हो रहा है, अभिकारक बदल रहा है उत्पाद में। तो अगर अभिकारक कम अस्थायी है और उत्पाद जो है वो अधिक अस्थायी है, तो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया होती है अस्थायित्व प्रदान करने के लिए। तो अगर अभिकारक कम अस्थायी है तो अभिकारक अधिक अस्थायी है, तो अभिकारक में बदल जाएगा। लेकिन अगर अभिकारक जो हमारा है अधिक अस्थायी है और उत्पाद कम अस्थायी है, तो ये उसमें नहीं बदलेंगे, ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए उत्पाद का अधिक अस्थायी होना जरूरी है। अगर उत्पाद कम अस्थायी होगा तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ लिखा यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न हो जाएगी, क्योंकि उत्पाद अधिक अस्थायी है और अभिक्रिया स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही होता है, इसलिए अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है NH3 और HCl यानी अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संपर्क में आने पर बनाता है। क्या बनाएगा, अमोनिया HCl से संपर्क में आकर बनाएगा अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है, जब NH3 की क्रिया HCl से कराते हैं तो जो NH3 है हाइड्रोजन यानी HCl से H+ आयन को ग्रहण करके NH4+ बना लेता है, अमोनियम आयन, और उसी से Cl- जुड़ जाता है, तो जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड। तो NH3 + HCl मिलकर के क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, NH4Cl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NH4Cl बनाते हैं। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके वियोजन से प्राप्त होंगे। कह रहा फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, ये तीनों इन चारों में से किसके वियोजन से प्राप्त होंगे। किसको वियोजन कराएं तो तीनों में मिल जाएंगे। तो आंसर होगा आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के वियोजन से ये तीनों हमें मिल जाते हैं। फेरस सल्फेट के वियोजन से ये हमें तीनों मिल जाते हैं। जब फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं, FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो पहले तो इसका जो जल योजित अणु होता है वो निकल जाता है, इसका रंग बदल जाता है। उसके बाद ये और गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये तीनों में टूट जाता है। समीकरण को संतुलित भी कर सकते हैं, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और बाकी सब चीजें बैलेंस है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, फेरस सल्फेट होगा। फेरस सल्फेट को ही गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 15 और 11 26 क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।